हेलो एवरीवन। तो एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस टेबल के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टेबल के जो सारे एग्जाम्पल्स है उसको बहुत अच्छे से कर लेना एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, और उसमें एग्जांपल आते हैं सी वाटर, देन बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर। सेकेंड टाइप है हमारा सॉलिड सोल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों की स्टेट सेम है तो इसमें आएगा मेटल अलॉयज जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज। देन थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है सॉलिड सोल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, तो इसमें एग्जांपल आता है हमारा आयोडीन इन एयर। फोर्थ सॉल्यूशन लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसमें गैसोलीन एंड इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट लिक्विड सोल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट, इसमें आते हैं अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल जैसे कि मर्क्यूरी इन सिल्वर। नेक्स्ट लिक्विड सोल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, इसमें आएगा क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट है गैसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसमें कार्बोनेटेड वाटर एंड ऑक्सीजन इन वाटर आएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है गैसियस सोल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट, तो इसमें आएगा H2 इन पैलेडियम, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। और लास्ट सॉल्यूशन है हमारा गैसियस सोल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, तो इसमें आएगा एयर। तो इसके ऊपर के क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजोइक एसिड इज एडेड इन बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड इज एडेड इन बेंजीन मतलब बेंजोइक एसिड सोल्यूट इज एडेड इन बेंजीन सॉल्वेंट, तो कौन सा सॉल्यूशन रहेगा? देखो बेंजोइक एसिड इन बेंजीन उसका है ये, तो सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसका आंसर आएगा सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following statement is not correct about solution? Solution के बारे में क्या correct नहीं है? First option, the three states of matter, solid, liquid and gas may play a role of either solute or solvent. तो सही है, अभी अभी हमने टेबल देखा है तो उसमें solid, liquid, gas, solute भी हो सकते हैं, solvent भी हो सकते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा, true solution is heterogeneous mixture, ये गलत है। कैसे? तो थोड़ा सा हमें होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पता होना चाहिए। तो मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कंपोनेंट का, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कंपोनेंट्स का। होमोजीनियस मिक्सचर में कौन आते हैं? तो ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ना कि हेटेरोजीनियस। तो फिर हेटेरोजीनियस में कौन आता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था? यहाँ पे दिया है ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन क्या है? तो ये होमोजीनियस है ना कि हेटेरोजीनियस, तो इसलिए बी जो है वो गलत रहेगा, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा आंसर। बाकी दो पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूट स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड सोल्यूट, तो सही है ये। सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं हम, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट, तो ऑप्शन सी सही है। डी, व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन इज नोन एज हाइड्रेशन, तो ये भी एकदम सही है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, an amalgam of mercury with sodium is an example of amalgam किसका? मर्क्यूरी का, किसके साथ? सोडियम के साथ। तो अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल ये किस में आता है? ये आता है लिक्विड इन सॉलिड में, तो हमारा आंसर आएगा लिक्विड इन सॉलिड, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम किसका एग्जांपल है? गैसियस सोल्यूट इन सॉलिड सॉल्वेंट का, गैस इन सॉलिड का, तो गैस इन सॉलिड, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, तो एयर किसका एग्जांपल है? एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस, दैट इज गैसियस सोल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, तो इसका आंसर रहेगा
गैस इन गैस, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सी वाटर? तो सी वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन है? सॉलिड इन लिक्विड वाला, मतलब सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज? तो ब्रॉन्ज किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो ब्रॉन्ज आता है अलॉय में, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड में, सॉलिड इन सॉलिड वाला सॉल्यूशन है। तो सॉलिड इन सॉलिड, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इथिल अल्कोहल इन वाटर? तो इथिल अल्कोहल इन वाटर, दैट इज इथेनॉल इन वाटर, किसमें आता है ये आता है लिक्विड इन लिक्विड में। तो इसका आंसर रहेगा लिक्विड इन लिक्विड, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज अ गैसोलीन? तो गैसोलीन किस टाइप का सॉल्यूशन है? गैसोलीन किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड इन लिक्विड, ऑप्शन ए है इसका आंसर, लिक्विड सोल्यूट एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट, ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ डाइनाइट्रोजन? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन ये एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का, दैट इज लिक्विड सोल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट। लिक्विड इन गैस, लिक्विड सोल्यूट एंड गैस एज अ सॉल्वेंट, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, कार्बोनेटेड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ? कार्बोनेटेड वाटर किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड का। तो गैस इन लिक्विड, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, which from the following is an example of solution of solid as solute and liquid as solvent? तो solid solute and liquid solvent के एग्जांपल पूछे हैं। तो solid solute and liquid solvent कौन से एग्जांपल है? सी वाटर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एंड शुगर इन वाटर। तो कौन सा दिया है यहाँ पे? फर्स्ट दिया है, सी वाटर ही दिया है। ब्रास किस में आएगा? तो ये सॉलिड इन सॉलिड है। देन गैसोलीन लिक्विड इन लिक्विड में आता है। आयोडीन इन एयर, तो ये सॉलिड इन गैस में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन द अलॉय इज? अलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो अलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड का। अलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये यहाँ लिखा है, अलॉय सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, what type of solution is iodine in air? iodine in air, iodine in air किस में आएगा? तो ये आता है solid in gas में। तो solid in gas, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, what type of solution is H2 in palladium? तो H2 in palladium किस में आता है? gas in solid। तो H2 in palladium आएगा gas in solid में, gas as a solute and solid as a solvent, ऑप्शन ए है आंसर इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट? एंड दूसरा क्वेश्चन आया है, दोनों ही 2022 क्वेश्चन है, पूछा है यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो एक काम करते हैं, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी मोलैलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा हम मोलैरिटी के बारे में भी पढ़ ही लेंगे। तो पहला है, मोलैरिटी क्या होता है? अच्छा पहले क्वेश्चन मोलैलिटी का है तो उसको देख लेते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है पर kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। और मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी ये होता है number of moles of solute, number of moles of solute, number of moles of solute upon volume of solution in liter, volume of solution in liter, मतलब कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में कितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर है और सोल्यूशन लिया है। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो मास लेना है और किसका? तो सॉल्वेंट का। अभी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको पूछा है मोलैलिटी एंड मोलर मास का रिलेशन, तो उसको निकाल लेते हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उसको मैं N2 से डिनोट कर सकती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए हम ले लेंगे 1, सोल्यूट के लिए हम सफिक्स लेंगे
2 एंड सॉल्वेंट के लिए हम सफिक्स लेंगे 1। तो सॉल्वेंट का मास था इसलिए मैंने वहां पे W1 ले लिया, W मास के लिए, 1 सॉल्वेंट के लिए, और मोल्स थे सोल्यूट के तो मोल्स के लिए n लिया और सोल्यूट के इसलिए 2 ले लिया। अभी ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए हमको, तो ये kg में चाहिए रहता है। अभी N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में आएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मैंने ये N2 की जगह W2 अपॉन M2 लिख दिया। और क्या है, तो डिनोमिनेटर में W1 ऑलरेडी ही प्रेजेंट है। अभी ये केजी में था, अगर मैं W1 ग्राम में ले लेती हूँ तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये N2 अपॉन W1 किस में है, केजी में। अगर ये ग्राम में आएगा तो केजी से ग्राम में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻1 मिनट, इसको ऐसे लेंगे। ये N2 है और मान लो कि हमने W1 किस में लिया है, ग्राम में लिया है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो किस में चाहिए हमको, केजी में, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ दैट इज 1000। इतना नहीं याद रखा, डायरेक्टली 1000 से डिवाइड करना है, ये याद रख लो, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 अपॉन में है M2 इंटू W1, M2 इंटू W1 कहाँ पे है देख लो, ये W2 1000 अपॉन M2 W1, W2 1000 W2 इंटू 1000 ये दिख गया, ऑप्शन सी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, बाकी 1000 इंटू W2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो मोलैरिटी और मोलर मास का जो रिलेशन है ये आ गया इस तरह से, ये है मोलैरिटी एंड मोलर मास का रिलेशन। अभी मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स का यूनिट तो मोल लिखेंगे हम, और डिनोमिनेटर में क्या है, तो सॉल्वेंट का मास है किस में, केजी में, तो इसका यूनिट आ जाएगा फिर मोल पर केजी। ये हो जाएगा यूनिट किसका, मोलैलिटी का। वैसे ही मोलैरिटी का भी यूनिट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट न्यूमरेटर में, तो उसका यूनिट तो मोल रहेगा, और डिनोमिनेटर में है सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूनिट में आ जाएगा लीटर। तो मोलैरिटी का जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर, और मोलैलिटी का जो यूनिट है वो होता है मोल पर केजी। तो जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है वो यही है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या देखा हमने, मोल पर केजी, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the mole fraction of 28 gram of dinitrogen, 8 gram of helium and 60 gram of neon respectively in their mixture। अभी क्या पूछा है हमें यहाँ पे पूछा है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हमें मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, सोल्यूट हो या फिर सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल्स हमें न्यूमरेटर में लेने हैं, और सारे जो टोटल मोल्स है वो हमको लेने हैं डिनोमिनेटर में। मान लो कि हमने दो कंपोनेंट ले लिए A एंड B। मान लेते हैं कि A के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1 और B के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमने ले लिया N2। अभी मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसको हम बोलते हैं काय। तो काय ऑफ A दैट इज काय1 अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो A के मोल्स कितने हैं N1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूमरेटर में N1 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट का सॉल्यूशन लिया हमने, 2, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे N1 प्लस N2। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। वैसे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल्स टू काय2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B जो कि रहेगा N2 अपॉन टोटल मोल्स दैट इज यहाँ पे रहेगा N1 प्लस N2। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स लेने हैं न्यूमरेटर में, और जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके मोल्स की एडिशन लेनी है हमें डिनोमिनेटर में। ये है हमारे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन, तीनों के हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे,
अभी मुझे पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए, तो सबसे पहले तो हम तीनों के मोल्स निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर्मूला क्या है मोल्स का? मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन होता है मोलर मास। अभी N2 के अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो N2 का मास कितना दिया है? 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 28 अपॉन मोलर मास कितना होता है डाइनाइट्रोजन का? N2 का पूछा है, डाइनाइट्रोजन मतलब N2 ना, उसका हमें मोलर मास लेना है तो वो भी तो 28 ही आएगा। तो ये 28 डिवाइडेड बाय 28, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने आ गए हमारे पास? ये आ गए हमारे पास 1। वैसे ही हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम कितना दिया है? 8 ग्राम, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 8 अपॉन मोलर मास हीलियम का वो कितना होता है? 4। यहाँ पे दिया भी है मोलर मासेस ऑफ डाइनाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन दिया है यहाँ पे, तो हीलियम का कितना होता है? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने निकल के आ गए? 2। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें निकालना है नियॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ नियॉन कितना है? 60 ग्राम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 60 अपॉन मोलर मास ऑफ नियॉन कितना दिया है? तो 20 दिया है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अभी हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन तीनों के। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेने हमें डिनोमिनेटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फिर से 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कितने हैं? 3। तो ये 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। अभी यही पे हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन डी दिख रहा है जिसमें हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ जो नाइट्रोजन है डाइनाइट्रोजन है वो 1/6 आया है, तो यही से हमारा आंसर आ गया है। लेकिन फिर भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम एंड नियॉन को निकाल के देखते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। एग्जाम में नहीं निकाला आगे का तो भी चल जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें दिया है इसलिए। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने आए हैं? 2 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? तो 1 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2/6, जिसका ही आंसर होता है 1/3। तो देखो 1/3 आ गया हीलियम का। नियॉन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन 3 और टोटल मोल्स 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा? ये 3/6, दैट इज ये आ जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 1/6, हीलियम 1/3 एंड नियॉन क्या आएंगे? 1/2। तो बस यहाँ तक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर के जो क्वेश्चन है वो हमारे हो गए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपको समझ में आ जाए, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो अच्छे से इस टॉपिक को करके रखना है। सिर्फ कुछ क्वेश्चन में यूनिट्स में बहुत ज्यादा घुमाया है, तो हम देख लेंगे कि यूनिट्स में अगर चेंज आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ क्या दिया है? हेनरीज लॉ होता है द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. According to Henry law, जो solubility होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो solubility S is directly proportional to pressure of the gas over the solution. देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालेंगे तो कांस्टेंट एंड इक्वल टू आ जाएगा, तो S इज इक्वल्स टू आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH एंड P। इस KH को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू KH इंटू P, ये हमें याद करके रखना है। S क्या है यहाँ पे? S है यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड P क्या है? तो प्रेशर है। अब ये सोल्यूबिलिटी के बहुत सारे नाम क्वेश्चन में दिए गए हैं, मतलब कभी कभी बोलेगा कि डायरेक्टली सोल्यूबिलिटी निकालनी है, कभी कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, कभी मोलैरिटी बोल देंगे। तो मोलैरिटी आ गया या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोला है या फिर सोल्यूबिलिटी बोला है, तो हमें निकालना क्या है? हमें S की ही वैल्यू निकालनी है। अभी S जो सोल्यूबिलिटी होती है वो होती है यहाँ पे मोल पर लीटर में।
प्रेशर जो है वो होता है बार में, एंड केएच जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर बार। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो केएच का यूनिट मोल पर लीटर पर बार। अभी यूनिट का कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। अभी यूनिट कन्वर्जन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 यूनिट कन्वर्जन याद रखेंगे प्रेशर के लिए। ये आपको इस चैप्टर में भी काम में आएगा, हेनरीज लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी इस प्रेशर के कन्वर्जन का हमको काम आएगा। तो 3 ही कन्वर्जन सिर्फ हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है 1 एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 1.0132। इतना नहीं याद रखा तो भी चल जाएगा, मैं बताती हूँ आगे। 1 एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 1.01325 भी आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है बार। लेकिन क्योंकि 1.0 के बाद में कुछ आया ना, तो हमारे ऑप्शंस दूर दूर होते हैं, बहुत पास, मतलब एक आ गया 1.3 और दूसरा 1.5, इतने पास ऑप्शन हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम ये 1.01325 को निगलेक्ट करके या फिर अप्रोक्सीमेटली इसको हम 1 ही ले सकते हैं। तो कैलकुलेशन में 1 ही लेना। 1 एटीएम को अप्रोक्सीमेटली हमें 1 बार ही कंसिडर करना है, क्योंकि ज्यादा फर्क ऑप्शन में नहीं आएगा, और हमको ऑप्शन नियर अबाउट वाला ही निकालना है, एग्जैक्ट निकालने की नीड नहीं है हमें। तो 1 एटीएम को नियर अबाउट ही कंसिडर करेंगे हम, क्या 1 बार। देन दूसरा यूनिट कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁵ पास्कल। पास्कल मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन एक और यूनिट जो हमें याद होना चाहिए वो होता है कि 1 एटीएम इज इक्वल्स टू रहता है 760 mmHg। 1 atm is equals to 760 mm of Hg, millimeter of mercury। बस ये तीन यूनिट कन्वर्जन याद रख लो, बाकी का अगर दूसरा कुछ आ भी गया तो इन तीनों यूनिट से ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला 1 atm is equals to approximately 1 बार। 1 बार is equals to 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन 1 atm is equals to होता है 760 mm of Hg। बस 3 यूनिट याद रखने हैं। चलो तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 1.3 into 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब मतलब ये होता है लीटर, मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.46 एटमॉस्फेयर, what is the concentration of dissolved oxygen at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। तो क्या क्या दिया है? दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, मतलब हमें केएच की वैल्यू दी है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब केएच की वैल्यू दी है 1.3 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटीएम। ये दिए हमें केएच की वैल्यू। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पार्शियल प्रेशर पी की वैल्यू हमें दी है 0.46 एटमॉस्फेयर, मतलब एटीएम दी है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन? कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमें क्या, सोल्युबिलिटी ही निकालनी है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन को ही तो हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब हमें सोल्युबिलिटी ही निकालनी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू KH इंटू P अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो S इज इक्वल्स टू KH की वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटीएम, और इनटू प्रेशर कितना है तो 0.46 एटीएम। अभी यहाँ पे एटीएम इनवर्स और ये एटीएम कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट में बचेगा हमारा मोल पर लीटर। और ये 1.3 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम करते हैं 0.46, तो इसका आंसर आता है 0.598 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। लेकिन 0 पॉइंट में कोई आंसर नहीं है, तो इसको 5 पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आता है 5.98 इंटू 10⁻, अभी मुझे लिखना पड़ेगा -4, ये आ जाएगा मोल पर लीटर। तो 5.98 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ इज रिलेशन बिटवीन। हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ है S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। तो किसके बीच का रिलेशन है? तो प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी के बीच का। ये प्रेशर और ये सोल्युबिलिटी दोनों के बीच का रिलेशन है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन H2O एट 0.75 बार। क्या निकालना है? सोल्युबिलिटी, मतलब हमें S की वैल्यू निकालनी है एट 0.75 बार, मतलब प्रेशर हमें दिया है 0.75 बार। इफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू हमें दी है 7 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर बार।
ये दी है। हाँ, अभी S निकालने के लिए फिर से S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। तो KH का वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर बार इंटू प्रेशर कितना दिया है 0.75 बार। तो ये बार एंड बार इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, इसका अगर आंसर निकालेंगे हम तो ये आता है 5.25 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -4 और ये आता है मोल पर लीटर। तो 5.25 इंटू 10⁻⁻4 ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br मिथिल ब्रोमाइड इज। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू दी है हमें, कितनी है तो 0.16 मोल पर लीटर पर बार, ये हमें दी है हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी मतलब हमें S निकालना है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इन वाटर एट 380 mmHg मतलब हमें प्रेशर दिया है, कितना है 380 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हमें दिया है प्रेशर। अभी यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन लगेगा, कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट देखें तो यहाँ पे बार है प्रेशर का यूनिट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर तो हमको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दिया है। तो या तो इसको मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में करो या फिर इसको बार में करो, दोनों यूनिट हमको सेम लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का कन्वर्शन हम करेंगे बार में। अभी वो कैसे करेंगे, तो हमें क्या पता है, मुझे mmHg एंड बार का रिलेशन पता है, क्योंकि 1 ATM एंड 1 बार को हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही ले रहे हैं। मुझे पता है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू होता है 760 mmHg, ये हमें पता था। लेकिन क्योंकि 1 ATM को हम 1 बार भी ले सकते हैं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 1 बार मतलब ही होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें पता है कि 1 बार मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अभी हमें क्या दिया है, तो हमें मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी mmHg में प्रेशर की वैल्यू दी है। तो इसको हम लिख लेंगे कि 1 बार इज इक्वल्स टू इतना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के नीचे वही लिखो, तो 380 mm ऑफ Hg मतलब कितना बार होगा, तो उसको हमने ले लिया x। ठीक है, इतना बार मतलब इतना mmHg, तो इतना mmHg मतलब कितना बार होगा, तो x ले लिया। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, अभी x क्या है तो प्रेशर है ना, तो x इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू क्या लिखे हम, तो हम लिखेंगे 380 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा ये 760। 380 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 760। तो 380 डिवाइडेड बाय 760 इसका आंसर आता है 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये जाएगा 2 से, तो प्रेशर कितना आ गया 1/2। और अभी ये किस में आया है, तो ये बार में आया है। तो प्रेशर 380 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसका कन्वर्शन हमने कर दिया बार में, तो ये आता है 1/2 बार। अभी हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू होता है KH इंटू P। फिर से KH की वैल्यू कितनी दी है, तो 0.16 मोल पर लीटर पर बार में आएगा ये। ठीक है, इनटू प्रेशर कितना, लेकिन अभी तो बार में लेंगे हम, तो प्रेशर कितना आएगा 1/2 बार आएगा ये। तो ये बार इनवर्स एंड बार कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.08 आएगा ये 0.08, और ये आ जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई हमारी 0.08 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर मतलब फिर से हमको सोल्युबिलिटी दैट इज S की वैल्यू निकालनी है ऑफ गैस इन वाटर एट 260 mmHg मतलब प्रेशर दिया है, फिर से कितना दिया है, तो 260 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस इज मतलब KH की वैल्यू हमें दी है 0.159 मोल पर लीटर पर ATM, ये हमें दी है KH की वैल्यू। अब यहाँ पे भी सेम है, एक प्रेशर यहाँ पे हमें mmHg में दिया है और दूसरा KH में जो प्रेशर का यूनिट है वो ATM में है, तो हमें mm ऑफ Hg का ATM में कन्वर्शन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमें पता है कि 760 mm ऑफ Hg मतलब होता है 1 ATM, ये हमें पता है। 760 mm ऑफ Hg मतलब 1 ATM, हमें कितना दिया है, हमें दिया है 260, तो 260 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब कितना ATM में आएगा, तो x हो गया। x मतलब भी हमारा क्या है, प्रेशर है, लेकिन किस में, ATM में। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 760, और ये अभी आया है हमारा ATM में, 260 अपॉन 760 ये आ गया हमारा ATM में।
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जाता है, ये आता है हमारा 13 और ये जाएगा हमारा 76। मैंने क्या किया, तो मैंने 2 से उसको डिवाइड किया है, 2 1 एंड देन 3, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस यहाँ पे 13 और यहाँ पे आ जाएगा 760। तो ये P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 76। सॉरी 76 नहीं ना, गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, इसको हम फिर से करते हैं। हाँ, P इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, P इज इक्वल्स टू आता है 260 डिवाइडेड बाय है 760। क्या किया हमने, तो ये 0 से 0 किया, बेकबे बेत्रिक्सहाल एंड बेकबे विंचा बेत्रिक्सहाल बीआरटी 16, 38, 13 डिवाइडेड बाय 38 दैट इज P इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 38 और ये आ जाएगा हमारा किसमें, एटीएम में। तो ये हो गई हमारी प्रेशर की वैल्यू। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है KH इंटू P। KH कितना दिया है 0.159। अभी देखो ये 0.159 को हम राउंड ऑफ करके 0.16 लिख सकते हैं, है ना, 59 मतलब वो 6 ही है ना, तो 0.16 में मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये है मोल पर लीटर पर एटीएम इनटू प्रेशर कितना है, तो ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 38, 13 डिवाइडेड बाय 38 और ये आ जाएगा हमारा एटीएम में। अभी यूनिट अगर हम देखें तो ये एटीएम इनवर्स और एटीएम कैंसिल हो जाएगा और हमारा यूनिट आ रहा है सोल्यूबिलिटी का मोल पर लीटर। अभी इसको ना ऑप्शन अगर हम देखें तो 1 2 3 और 5 में दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, हमें पता है 13 3 सा होता है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे हम तो ये 9 और यहाँ पे आता है 3, 39 आता है। तो मैं इसको 1 और इससे 3 से डिवाइड कर देती हूँ, 39 है ना, तो ज्यादा आसपास वो 3 का ही आंसर आने वाला है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। 39 आता है, 38 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो उतना ही आंसर में बनेगा, इसलिए मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे बस मुझे 0.16 जो है उसको डिवाइड करना है किससे, सिर्फ 3 से, और हमारा यूनिट किस में आया है, तो ये मोल पर लीटर में आया है। तो अगर हम 0.16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.053। ठीक है, ये आ गया आंसर। लेकिन हमको 5 पॉइंट में आंसर चाहिए, तो मैं 1 और 2 पॉइंट शिफ्ट करूंगी तो ये 5.3 इंटू 10⁻⁻2 में आएगा। तो आ गया आंसर, 5 वाला एक ही आंसर है हमारे पास, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, 5.4 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following laws represents the quantitative relationship between solubility of a gas in liquid and its pressure? तो solubility and pressure दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा है, तो रिलेशन होता है हेनरीज लॉ। नेक्स्ट, the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Solubility directly proportional होती है किसको, प्रेशर को, over the solution. Identify the law for this statement. कौन सा है, हेनरीज लॉ है। नेक्स्ट, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है मतलब के एच की वैल्यू हमें निकालनी है, इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस मतलब एस की वैल्यू दी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट इज पी की वैल्यू हमें दी है 0.9 बार दी है। क्या निकालना है, केएच। तो हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो के एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास S अपॉन पी। S की वैल्यू कितनी है 6.85 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, और डिवाइड करेंगे इसको किससे, 0.9 बार से। तो अगर 6.85 को हम 0.9 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 7.6 इंटू 10⁻⁻ आता है -4, यह आएगा मोल पर लीटर पर बार। है क्या आंसर, देख लो 7.6, हाँ है, ऑप्शन डी है इसका आंसर, 7.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर डीएम क्यूब दैट इज लीटर पर बार। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस मतलब सोल्यूबिलिटी दैट इज एस की वैल्यू निकालनी है। In water, if partial pressure of the gas at same temperature is, partial pressure दिया है कितना 0.15 atm, ये partial pressure दिया है, और KH की वैल्यू भी दी है कितनी, तो 0.15 मोल पर लीटर पर एटीएम, मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। अभी S निकाला है तो फिर से S इज इक्वल्स टू के एच इंटू पी, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। KH की वैल्यू 0.15 मोल
पर लीटर पर एटीएम इनटू प्रेशर कितना है तो 0.15 एटीएम होता है। एटीएम इनवर्स एंड एटीएम क्या, इस 15 को मैं 15 इंटू 10⁻⁻2 और ये इधर वाला भी आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। 15 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻4 1 2 3 एंड 4 तो ये आप 0.0225 और यूनिट में क्या बचा था हमारे पास मोल पर लीटर। बस ये होगी हमारी सोल्युबिलिटी। तो 0.0225 ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो बस हिंदीज लॉ के ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें इतने ही वेरिएशंस थे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इजी आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी जो होती है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कोई भी जो सोल्यूट है वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अभी सॉलिड एंड लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, अगर एब्सॉर्ब हो रही है एनर्जी तो उस केस में सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक ना मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए तो जितनी एनर्जी दोगे जितना टेम्परेचर दोगे उतनी ही सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके उल्टा होगा एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। देन है गैसेस इन लिक्विड। गैसेस को अगर लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो गैसेस के केस में सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिड इन लिक्विड के केस में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के ऊपर डिपेंड होता है। देन आता है थर्ड फैक्टर है प्रेशर। तो सॉलिड इन लिक्विड, pressure has no effect on solubilities of solid and liquid as they are incompressible। हमें पता है सॉलिड एंड लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए सोल्यूबिलिटी के ऊपर उनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा गैस इन लिक्विड में क्या होता है, तो गैसेस के केस में सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो गैसेस की अगर सोल्यूबिलिटी देखें तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, बट विद इंक्रीज इन प्रेशर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। देन ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट ये जो एग्जांपल्स है, जो कंपाउंड के एग्जांपल है वो हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। अभी क्या है चीजें, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सोल्यूबिलिटी किसकी, NaBr, NaCl एंड KCl। NaBr, NaCl एंड KCl की सोल्यूबिलिटी चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं ग्राफ में NaBr कहाँ पे है, ये रहा हमारा NaBr का ग्राफ, ये NaBr का ग्राफ है। दूसरा NaCl का ग्राफ, NaCl का कर्व ये हमें दिख रहा है। एंड देन है हमारे KCl का भी यही है, इधर ही है ये KCl का। तो इसमें सोल्यूबिलिटी की वैल्यू जो है वो बहुत स्लाइट इंक्रीज हुई है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे 0 से टेम्परेचर 100 तक चला गया लेकिन सोल्यूबिलिटी में ज्यादा चेंज नहीं आया है, इसलिए हमने लिखा है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ NaCl, KCl एंड NaBr चेंजेस ओनली स्लाइटली विथ टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल याद रखने हैं ये कि किसके केस में स्लाइट चेंज हुआ है, किसके केस में अप्रिशिएबल चेंज हुआ है। तो NaCl, NaBr, KCl के केस में स्लाइट चेंज। देन KNO3, NaNO3 एंड KBr, KNO3, NaNO3 एंड KBr इन केस ऑफ दिस कंपाउंड्स सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है अप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे अप्रिशिएबल इंक्रीज होगी सोल्यूबिलिटी, अप्रिशिएबली इंक्रीज होती है सोल्यूबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन लास्ट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम सल्फेट के केस में सोल्यूबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। ठीक है, तो एग्जांपल्स याद रखेंगे कौन से NaCl, NaBr एंड क्या KCl, इनके केस में स्लाइट इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देन KNO3, NaNO3 एंड कौन बच गया, KBr, इसके केस में अप्रिशिएबल increase in solubility with increase in temperature। एंड लास्ट एग्जांपल था Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें solubility डिक्रीज होती है with increase in temperature। इनके ऊपर के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला है
सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ, सोल्यूबिलिटी किसकी, गैस की, किसमें, तो लिक्विड में, कैसे इंक्रीज होंगी, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के ही इफेक्ट दिए हैं। तो हमें पता है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, डिक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें प्रेशर इंक्रीज चाहिए तो इंक्रीज इन प्रेशर लास्ट ऑप्शन में है, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर से सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, in which of the following salts the solubility increases appreciably with increase in temperature? appreciable increase किस में होता है, क्या क्या था हमारे पास, KBr, NaNO3 and KNO3, तो KBr आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, in which of the following salt solubility increases appreciably with increase in temperature? फिर से कौन आएगा, यहाँ पे KNO3 दिया है तो KNO3 आएगा इसका आंसर। Next, which among the following gases exhibit very low solubility in water at room temperature? Solubility किसकी कम है इनमें से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो बाकियों के कंपैरिजन में वाटर में कम होती है। क्यों, क्योंकि HCl और अमोनिया ये तो बहुत इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं पोलैरिटी की वजह से, CO2 भी वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता वाटर के साथ, इसलिए इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है इन केस ऑफ वाटर, इसलिए आंसर इसका ए रहेगा, ऑप्शन ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट, which among the following salt exhibit inverse relation between solubility and temperature? inverse relation मतलब जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो इनवर्स रिलेशन कहाँ पे होता है, किसके बीच में होता है, सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर में। तो NaBr अभी इनवर्स रिलेशन मतलब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी क्या होती होंगी, डिक्रीज होती होंगी। तो एक ही एग्जांपल हमने देखा है, कौन सा, Na2SO4, इसी के ही केस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें। नेक्स्ट, which from the following ionic solid exhibit decrease in its solubility in water with increase in temperature? सेम ही क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है, ये 2024 में आया हुआ है। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसमें, तो Na2SO4 में होता है, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग सॉल्ट सो दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेम ही है, डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी आएगा Na2SO4। देखो 23 में भी आया है, 24 में भी आया क्वेश्चन और 25 में भी सेम क्वेश्चन हमारा आया है। नेक्स्ट, which among the following salts dissolve in water with the absorption of heat? किसके केस में अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें तो वहां पे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा KCl। एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है मतलब कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मी। तो KCl के केस में जो प्रोसेस है, मतलब KCl जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब उस प्रोसेस में हीट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है। बाकी इन तीनों के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द सोल्यूबिलिटी ऑफ पोलर सोल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी पूछा है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। हमने देखा था ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो क्या रीजन है, रीजन ये होता है कि इसके केस में सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन एंड इवन सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो कंपेरेबल होती है। सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन क्या होती है, कंपेरेबल, इसलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक ये प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होता है। पोलर सोल्यूट जो है वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही आएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट सो दैट इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस टू ग्रेटर एक्सटेंट बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी ग्रेटर एक्सटेंट से मतलब अप्रिशिएबली इंक्रीज होनी चाहिए, किसमें होती है, तो ऑप्शन सी NaNO3 में रहेगा। तीन थे ना एग्जांपल, KNO3 देन NaNO3 एंड KBr, तो इसमें NaNO3 है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स के ऊपर के क्वेश्चन। अभी एक और टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही है इस वीडियो में, इतना ही। बाकी के जो टॉपिक है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।